हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक अन्य नाम से भी और जाना जाता है। इसे कहते हैं उद्देशिका। उद्देशिका। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। उद्देशिका इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रीज़न है। बात है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया। और इस उद्देश्य प्रस्तावना में जिन बातों का जिक्र किया गया था, उल्लेख किया गया था, उनके थोड़े बहुत परिवर्तन से ही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। यानी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका ओरिजिन हुआ। चूँकि प्रस्तावना का ओरिजिन उद्देश्य प्रस्ताव के प्रावधानों के अकॉर्डिंग हुआ, उसके अनुसार हुआ, इसीलिए प्रस्तावना का जो एक अन्य नाम पड़ा वह हुआ भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमने भारतीय संविधान की, या हमारे जो संविधानविद थे उन्होंने संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना को तैयार किया। तो ये था बैकग्राउंड कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्भव या ओरिजिन कैसे हुआ। दोस्तों, ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इसी प्रस्ताव के थोड़े बहुत परिवर्तनों से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का निर्माण हुआ। सबसे पहली बात तो ये। अब इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। दोस्तों, हमने देखा अभी कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा प्रीएम्बल है, तो इससे पहला नाम संबंधित है J.L. नेहरू का। आप जानते हैं J.L. नेहरू का क्यों इसमें नाम मुख्य है, क्योंकि J.L. नेहरू द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा जो प्रस्तावना की संकल्पना है, ये संकल्पना कहाँ से लिया गया है, तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो प्रस्तावना है हमारी, इस प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से लिया गया है, USA से, अमेरिका से। और अगर हम बात करेंगे इस प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, ये विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं क्या, कि प्रस्तावना J.L. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उद्गमित हुई, ओरिजिन हुआ। इस उद्देशिका की या प्रस्तावना की जो संकल्पना है, ये USA के संविधान से लिया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, वह ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, इस संविधान की प्रस्तावना को आप ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। अब इस संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए एक एक वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह आमुख की भांति काम करती है। आमुख इन द सेंस इंट्रोडक्शन। अगर
कभी भी संविधान के किसी भी पार्ट या किसी भी अनुच्छेद में कोई विवाद होता है, उससे रिलेटेड कोई भी विवाद अस्तित्व में आता है, तो न्यायालय द्वारा भी उद्देशिका के माध्यम से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं उनको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, है ना। 4 बेसिक एलिमेंट, 4 जो हैं वह मूल तत्व हैं। वो 4 मूल तत्व क्या क्या हैं? सबसे पहला है कि संविधान के अधिकार का सोर्स, यानी संविधान के अधिकार का स्रोत, है ना। तो सोर्स ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अधिकार का सोर्स क्या है, एक तो ये बात करता है। दूसरा, हमारी जो प्रस्तावना है वह बताती है नेचर ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है हमारे इंडिया का, है ना। नेचर ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रकृति। तीसरा एलिमेंट क्या है, ये बताती है हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में, संविधान के उद्देश्य, एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो इसका लास्ट और चौथा एलिमेंट है वह बताता है लागू होने की तिथि, यानी जो हमारा संविधान है, संविधान के लागू होने की तिथि, है ना, डेट ऑफ इन्फोर्स्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान है वह किस तिथि को लागू हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अधिकार के सोर्स के बारे में। तो संविधान के अधिकार का सोर्स है, तो हमारी प्रस्तावना बताती है कि जो हमारे संविधान के अधिकार का सोर्स है वह है भारत की जनता। कौन? पीपल, वह भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? भारत की जनता ही संविधान के अधिकार का सोर्स या शक्ति का सोर्स क्यों है, पावर का सोर्स क्यों है? तो दोस्तों, अगर आपने ठीक से संविधान की जो प्रस्तावना भी आपको दिखाई गई थी उसको पढ़ा हो, तो उसमें सबसे पहला वर्ड है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना का प्रारंभ ही हम भारत के लोग से होता है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है, अंदाजा क्या, ये डिफाइन ही किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स है वह क्या है, भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, भारत की प्रकृति के बारे में। तो नेचर ऑफ इंडिया, हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, यह भी हमारी प्रियम्बल बताती है, उद्देशिका बताती है। तो प्रियम्बल कहती है कि भारत में जो नेचर है, नेचर में सबसे पहले बताया जाता है कि भारत कैसा है, संप्रभुत्व संपन्न है। तो यानी यहाँ पर क्या है, संप्रभुता है, यानी भारत एक ऐसी कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता है यहाँ पर। संप्रभुता अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि टू टेक डिसीजन, है ना, वो भी कैसे, फ्रीडम, स्वतंत्रता से, किसी की बाध्यता ना हो, इसी को बोलते हैं संप्रभुता। और 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। दूसरा, और क्या बताता है ये हमारे इंडिया की नेचर के बारे में प्रस्तावना, तो ये बताती है कि भारत कैसा है, समाजवादी है, समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट। ये सेकंड प्रकृति हो गई हमारे इंडिया की। और क्या बताता है, ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष को अब संशोधित करके उसको पंथ निरपेक्ष कह दिया है, अर्थात सेक्युलर। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना, पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष के बारे में। तो ये थर्ड नेचर हो गया हमारे इंडिया का। और क्या बताता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक अर्थात यह एक लोकतांत्रिक देश है, ये अगला नेचर बता दिया। और क्या बताया जाता है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र इन द सेंस भारत रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी भारत एक गणतंत्रीय देश है। तो दोस्तों,
ये है हमारे इंडिया का नेचर, जो किसके माध्यम से बताया गया है, प्रियम्बल के माध्यम से। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि भारत की प्रकृति प्रस्तावना के अनुसार है, तो उनमें से एक होगा जो नहीं है, या उपरोक्त सभी वाला, ऑल ऑफ अबव वाला आएगा। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो भारत का नेचर है वह क्या है कि भारत एक संप्रभु है, भारत में समाजवादी है, भारत में पंथ निरपेक्ष है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में गणराज्य है। तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 ये 5 हमारे क्या हैं, नेचर है भारत के। अब बात करते हैं एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों प्रस्तावना में ये भी बताया गया कि हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रियम्बल द एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार, जैसे जस्टिस, न्याय, पहला पॉइंट जस्टिस, ये एम है कि सभी के साथ जस्टिस हो, ये भी हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का बताती है। दूसरा, फर्स्ट हो गया जस्टिस, सेकंड लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाता है। थर्ड, और क्या बताया है, थर्ड बताया है इक्वलिटी, इक्वलिटी अर्थात समानता, समानता भी हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है। इसके बाद चौथा बताया गया है इसमें बंधुता, फ्रेटर्निटी एंड अखंडता, इंटीग्रिटी। ये 5 एलिमेंट बताते हैं हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य, एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना के अकॉर्डिंग क्या क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। ये 5 हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। और जो हमारा चौथा एलिमेंट है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो आप सब जानते हो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि का इसमें उल्लेख किया गया है 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949। इस समय हमारे भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था। और आप जानते हैं कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। देखिए कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। नंबर 1, नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस, अर्थात सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस। दूसरे प्रोविजंस इलेक्शन यानी मतदान से संबंधित, जो कब इम्पोज हुए थे, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तीसरा, कुछ संसद के गठन से संबंधित, अर्थात पार्लियामेंट से संबंधित। एंड कुछ हम कह सकते हैं मिसलिनरी, अर्थात संक्रमणकालीन प्रावधान। तो ये कुछ वो प्रावधान है जो 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभुता की, संप्रभुता, सोवनिटी। संप्रभुता के बारे में आप सब जानते ही हैं कि संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। और आप जानते हो संप्रभुता भी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल अर्थात आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक अर्थात जो हमारे देश की बाउंड्रीज है,
इस देश की बाउंड्रीज में जो भी निर्णय लेना है, इसमें भारत किसी का हस्तक्षेप ना स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता से अगर निर्णय लेता है तो इसको कहा जाता है आंतरिक संप्रभुता। और बाह्य निर्णय अर्थात जो हमारी बाउंड्रीज हैं या हमें किस देश से कोई ट्रीटी है, संधि है ना, तो ये सारी किसी देश से संधि हुई, मित्रवत व्यवहार रखना, कौन हमारा देश शत्रु है, ये सारे बाह्य निर्णय लेने की अगर स्वतंत्रता है तो यह कहलाती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी अर्थात बाह्य संप्रभुता। तो आई होप आप संप्रभुता वर्ड्स को आइए अब हम बात करते हैं समाजवाद के बारे में। दोस्तों, समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है समाजवाद, जिसमें क्या होता है, जितने भी हमारे जो सामाजिक संसाधन हैं, सामाजिक संसाधन, सोशल रिसोर्स, इन सोशल रिसोर्सेज का मतलब समानता के आधार पर जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण, ये वितरण किया जाए समानता के आधार पर, ठीक, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, तो इसी को बोलते हैं समाजवाद। तो समाज के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी सोशल रिसोर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जब समानता के आधार पर किया जाता है तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, ऐसी जो अवधारणा है, वह कहलाती है समाजवादी अवधारणा। अब बात करते हैं हम पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है, इसका मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट हैज नो रिलीजन, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये बताता है पंथ निरपेक्ष। राज्य से ऐसा आशय किया जाता है कि राज्य सभी धर्म और रिलीजन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, तो इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। चलिए, जो चौथा वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में, उसकी बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र से तात्पर्य आप सब जानते हैं, जनता द्वारा जो हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जो भी राइट्स हैं, उनके उपयोग से हैं, और वो उपयोग कौन करे? जनता द्वारा किया जाए। यानी जो हमारे सोशल, जो हमारे पॉलिटिकल एंड हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन सभी राइट्स यानी अधिकारों का जो उपयोग है, ये उपयोग किसके द्वारा किया जाए? जनता के द्वारा किया जाए, तो यही कहलाता है लोकतंत्र, अर्थात जनता का शासन। अब होता क्या है, सामाजिक अधिकारों में जो नागरिक हैं, इन नागरिकों को अपना सामाजिक जीवन चुनने का अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकारों में आप राजनीतिक सत्ताधारी बनने का आपको अधिकार है, और आर्थिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो आपको आर्थिक संसाधनों के उपयोग करने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं लोकतंत्र, जहां हम अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन सभी अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर पाए, तो वही कहलाता है लोकतंत्र। अब जो अगला टर्म है वह है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य से क्या तात्पर्य है? ध्यान रखना, गणराज्य से तात्पर्य है कि जो हमारे कंट्री का, किसी भी देश का जो हेड होगा, हेड यानी कि प्रमुख, वो वंशानुगत ना हो, है ना। उसको वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा उसको प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से,
तो जनता द्वारा उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब निर्वाचित किया जाए, इलेक्ट किया जाए, निर्वाचित किया जाना यानी इलेक्ट किया जाए, तो उसी को बोलते हैं हम ऐसा देश गणराज्य कहलाता है। तो द कंट्री जहाँ का जो हेड है उसको जब इलेक्ट किया जाए तो उसको वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जब इलेक्ट किया जाता है तो यही वह ऐसा देश क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप अभी जो संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो अब प्रियम्बल में जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी बात करते हैं, वह है न्याय। तो दोस्तों अगर हम जस्टिस या न्याय की बात करते हैं तो न्याय का मीन क्या है, मतलब न्याय का अर्थ क्या है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, उसको जो राइट्स प्राप्त हैं, जो उसको अधिकार प्राप्त हैं, तो उन अधिकारों को उपलब्ध कराना, उसके जो भी अधिकार हैं, चाहे वो अधिकार पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो और चाहे वो सोशल, इन तीनों अधिकारों को उसको उपलब्ध करा देना, यही कहलाता है न्याय। तो हमारी प्रस्तावना में जो न्याय वर्ड है उसका क्या मीन लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिटीजन के जो राइट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, उनको वो उपलब्ध कराए जाएं, अवेलेबल कराए जाएं, इसी को कहा जाता है न्याय। और ध्यान रखना, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है, आपसे पूछा जाएगा संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है। दोस्तों ध्यान रखना, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आप जानते हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय अर्थात इकोनॉमिकल जस्टिस, और लास्ट हमारा राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 न्यायों की चर्चा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग न्याय, जस्टिस के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो अब हम अगले वर्ड की बात करते हैं, जो है स्वतंत्रता, लिबर्टी। दोस्तों स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, समझते हैं हम। जो बाउंडेशन होती हैं, बंधन होते हैं, इन बंधनों का अभाव, आप पर बाउंडेशन ना हो, इसी को बोलते हैं हम स्वतंत्रता, है ना। तो स्वतंत्रता क्या है, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो ये बंधनों के अभाव वाली स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता की पूर्ण परिभाषा नहीं है, है ना, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, तो कंप्लीट डेफिनेशन होती है कि जब हम इसका पॉजिटिव यानी सकारात्मक अर्थों में इसको हम यूज करें, है ना। तो सकारात्मक अर्थ के रूप में क्या होगी कि एक निश्चित बंधन हो, निश्चित बंधन, इन निश्चित बंधनों के साथ प्राप्त स्वतंत्रता, है ना, मतलब कुछ तो बाध्यता हो, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, ये तो फिर निरंकुशता फैलाएगा। तो जो भी हमें राइट्स प्राप्त हैं, जो भी हमें अधिकार प्राप्त हैं, उन पर कुछ बाउंडेशन हो, है ना, निश्चित बंधन हो, उन्हीं को हम बोलते हैं स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता की परिभाषा ये पॉजिटिव वे में है, यानी सकारात्मक रूप में है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि सकारात्मक रूप में जो स्वतंत्रता है वह उसकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या है, तो आप बताओगे पर्टिकुलर बाउंडेशन के साथ जो हमें राइट्स प्राप्त होते हैं, निश्चित बंधनों के साथ जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, वही हमारी स्वतंत्रता है। और अकॉर्डिंग टू अवर प्रीएम्बल में, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं, ध्यान रखना, हमारे प्रस्तावना में 5 टाइप्स की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? एक तो विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति। तीसरा है विश्वास, बिलीव, विश्वास की स्वतंत्रता। अगर हम चौथे, धर्म की स्वतंत्रता, है ना, राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात हमारे प्रीएम्बल में की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू अवर प्रीएम्बल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम
इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल बताई गई हैं। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड है समानता, इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है? तो देखो, जो हमारा स्टेट है, राज्य है, इस राज्य द्वारा रिलीजन अर्थात धर्म है ना, कास्ट यानी कि जाति, लैंग्वेज यानी कि भाषा है ना, सेक्स यानी कि लिंग, कोई भी रेस यानी कि किसी भी क्षेत्र, वंश, जन्म, इन आधार पर जब भेदभाव ना किया जाए, इसी को हम समानता बोलते हैं। तो किसी भी राज्य द्वारा इन आधारों पर, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। तो इन आधारों पर राज्य द्वारा जब भेदभाव नहीं किया जाता है तो यही कहलाता है समानता। और आपसे पूछा जाएगा हमारे संविधान में कितने प्रकार की इक्वलिटी है अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, तो प्रस्तावना के अनुसार हमारे भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता है, एक प्रतिष्ठा की और दूसरा अवसर की। तो प्रतिष्ठा की समानता आपको प्राप्त है और अवसर की डिग्निटी, और एक आपको अपॉर्चुनिटी है ना, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो अवसर की आपको समानता, तो ये समानता है। तो दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित जितने भी वर्ड्स थे हमने उनको समझ लिया है। अब प्रस्तावना से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, राइज होता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना, क्या अमेंडमेंट किया जाता है, किया जा सकता है हमारी प्रस्तावना में? तो इससे संबंधित कुछ केस हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक केस जिसका नाम है बेरूवारी बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ मामला, ये था 1960 का। जब इस मामले में जब बात उठी कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है यानी अमेंडेबल है कि नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह क्या था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अब जो भारतीय संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो इस मामला था बेरूवारी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो प्रस्तावना है इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। नो, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और जो संविधान का अंग नहीं है तो उसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहला पॉइंट समझना दोस्तों। जो सेकंड मामला आता है ये बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला 1973 में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा जाता है सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का पार्ट है, अर्थात भारतीय संविधान का अंग है। और अगर भारतीय संविधान का अंग है तो इसमें क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कहता परिभाषा दे दी। क्या दे दी? कि आप संशोधन तो कर सकते हो लेकिन संविधान के आप मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप अफेक्ट नहीं कर सकते, इसको प्रभावित नहीं कर सकते। यानी मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। तो ये केशवानंद भारती हमने, और इसी प्रकार से एक केस और आया था LIC केस, और एक था मिनर्वा मिल्स केस, इन केस, और एक और है SR बोम्बई केस। इन मामले में भी केशवानंद केस के जो केशवानंद भारती मामला था उसको सही ठहराया गया, और वर्तमान में यही लागू है कि हाँ,
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को अपरिवर्तित किए हुए। तो ये हमने देखा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, है ना। मूल ढांचे की कोई परिभाषा नहीं है, इसको समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ही द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। अब ध्यान से देखना, जब संशोधन की बात आई है तो दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो हमारा प्रियम्बल है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन। और ध्यान रखना, अभी तक केवल एक ही बार, एक ही टाइम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। और इस जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन के माध्यम से एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया पंथनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा वर्ड जोड़ा गया अखंडता, अखंडता। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में प्रस्तावना में संशोधन के माध्यम से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब ध्यान रखना, यूपी के एग्जाम में शायद ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग 4 वर्ड थे, कौन कौन सा, एक तो समाजवाद, दूसरा वर्ड था पंथनिरपेक्ष, और तीसरा जो वर्ड था वो था और अखंडता। तो इस प्रकार से 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 और 4 वर्ड, ये आप देखिएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस आधार पर ये आपका ही सही होगा। अदरवाइज 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और लास्ट पॉइंट अब जो हमारा प्रीएम्बल से रह जाता है, इसके बाद हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक पूर्णतः समाप्त है, कि एक शब्द है स्वतंत्रता, लिबर्टी। पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्र है, लिबर्टी है, ये कहाँ से लिया गया, तो आप बताओगे ये फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। और एक वर्ड है न्याय, जस्टिस, ये जो जस्टिस वर्ड है ये हम लिया गया था रूस की क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन से, रूस की क्रांति से। तो दोस्तों ये हमारा प्रस्तावना का टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।